हिटलर महान ऐतिहासिक महत्व का था, एक ऐसा शब्द जिसका कोई सकारात्मक निर्णय नहीं है, क्योंकि उसके कार्यों ने दुनिया की दशा बदल दी। वह द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के लिए जिम्मेदार था, जिसके परिणाम स्वरूप 50 मिलियन से अधिक लोग मारे गए। इससे पूर्व मध्य और बल्कन यूरोप में सोवियत संघ की शक्ति का विस्तार हुआ। कम्युनिस्ट आंदोलन अंततः चीन में नियंत्रण हासिल करने में सक्षम हुआ और पश्चिमी यूरोप से दूर संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर सत्ता के निर्णायक बदलाव को चिन्हित किया गया। सोवियत संघ इसके अलावा हिटलर हॉलोकॉस्ट के लिए जिम्मेदार था। हॉलोकॉस्ट का मतलब है कि वो 6 मिलियन यहूदियों और लाखों अन्य लोगों की राज्य प्रायोजित हत्या की थी। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 ब्रोनो, ऑस्ट्रिया में हुआ। हिटलर के पिता की राज्य सीमा शुल्क सेवा से सेवानियुक्त के बाद एडल्फ हिटलर ने अपना अधिकांश बचपन ऊपरी ऑस्ट्रिया की राजधानी लीज में बिताया। यह जीवन भर उनका पसंदीदा शहर रहा और उन्होंने यही दफन होने की इच्छा व्यक्त की। अलायंस हिटलर की 1903 में मृत्यु हो गई, लेकिन वो अपनी पत्नी और बच्चों के भरण पोषण के लिए पर्याप्त पेंशन और बचत छोड़ गए। हालांकि हिटलर अपने पिता से बहुत डरता था और उसे नापसंद भी करता था। वो अपनी मां के प्रति एक संप्रति पुत्र था, जिसका 1907 में बहुत पीड़ा के बाद मृत्यु हो गई। एक छात्र के रूप में मिश्रित रिकॉर्ड के साथ हिटलर कभी भी माध्यमिक शिक्षा से आगे नहीं बढ़ पाया। स्कूल छोड़ने के बाद उन्होंने वियना का दौरा किया, फिर लीज लौट आए, जहां उन्होंने एक कलाकार बनने का सपना देखा। बाद में उन्होंने वियना में खुद को बनाए रखने के लिए उस छोटे भत्ते का उपयोग किया जो उन्हें मिलता रहा। वो कला का अध्ययन करना चाहते थे, जिसके लिए उनके पास कुछ संख्याएं थे, लेकिन वे 2 बार ललित कला अकादमी में प्रवेश पाने से असफल रहे। कुछ वर्ष तक उन्होंने एकाकी और अलग थलग जीवन बिताया, पोस्टकार्ड और विज्ञापनों का चित्रित करके और एक नगर पालिका छात्रावास से दूसरे में घूमते हुए अनिश्चित अचर्चित जीवन बिताई। हिटलर ने पहले से ही ऐसे लक्षण दिखाए जो उसके बाद के जीवन की विशेषताएं थे: अकेलापन और गोपनीयता, रोजमर्रा के अस्तित्व का एक बोहेमियन तरीका और विश्व विवाद और वियना के बहुराष्ट्र। 1913 में हिटलर म्यूनिख चला गया। फरवरी 1914 में ऑस्ट्रियाई सेना सेवा के लिए जांच की गई। अपर्याप्त शारीरिक शक्ति के कारण उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया, लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया तो उन्होंने वेवरियन राजा लुईस III को सेवा करने की अनुमति देने के लिए याचिका दायर की और उस अनुरोध का प्रस्ताव करने के एक दिन बाद उन्हें सूचित किया गया कि उन्हें 16वीं वेवरियन रिजर्व इन्फेंट्री रेजिमेंट में शामिल होने की अनुमति मिल गई है। लगभग 8 सप्ताह के प्रशिक्षण के बाद हिटलर को अक्टूबर 1914 में बेल्जियम में तैनात किया गया, जहां उसने यप्रिस की पहली लड़ाई में भाग लिया। उन्होंने पूरे युद्ध के दौरान सेवा की। अक्टूबर 1916 में घायल हो गए और 2 साल बाद यप्रिस के पास उनकी बहुत जख्मी हालत में संघर्ष समाप्त होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। युद्ध के दौरान वो मुख्यालय धावक के रूप में लगातार अग्रिम पंक्ति में थे। कार्रवाई में उनकी बहादुरी को दिसंबर 1914 में आयरन क्रॉस से सम्मानित किया गया। द्वितीय श्रेणी और अगस्त 1918 में आयरन क्रॉस प्रथम श्रेणी एक कॉर्पोरल के लिए एक दुर्लभ सजावट से पुरस्कृत किया गया था। उन्होंने एक बड़ी राहत के रूप में उत्साह के साथ युद्ध का स्वागत किया। जर्मनी के हार के बाद हुई सामाजिक अराजकता के बीच अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद हिटलर ने मई-जून 1919 में म्यूनिख में राजनीतिक कार्य करना शुरू कर दिया। एक सेना के राजनीतिक एजेंट के रूप में वो म्यूनिख में छोटी जर्मन वर्कर्स पार्टी में शामिल हो गए। सितंबर 1919
1920 में उन्हें पार्टी के प्रचार प्रसार का प्रभारी बनाया गया और उन्होंने पार्टी के भीतर अपनी स्थिति सुधारने के लिए खुद को संप्रतीक करने के लिए सेना छोड़ दी, जिसका उस वर्ष नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट डाइजे आवेडर पार्टी कर दिया गया, जिसका मतलब था नाजी। ऐसी पार्टी के विकास के लिए परिस्थितियां पारपीकी थी। युद्ध की हार पर नाराजगी और शांति शर्तों की गंभीरता ने आर्थिक संकट बढ़ा दिया और व्यापक असंतोष लाया। बेवरिया में यह विश्व रूप से तीव्र था। इसके पारंपरिक अलगाववाद और बर्लिन में रिपब्लिक सरकार के प्रति क्षेत्र की लोकप्रिय नापसंदगी के कारण मार्च 1920 में कुछ सैन्य अधिकारियों द्वारा तख्तापलट कर दक्षिणपंथी सरकार स्थापित करने का व्यर्थ प्रयास किया गया। म्यूनिख असंतुष्ट पूर्व सैनिकों और सदस्यों के लिए एक सभा स्थल था, फ्री कॉर्प्स, जिसे 1919 में जर्मन सेना की उन इकाइयों से संगठित किया गया था जो नागरिक जीवन में लौटने की इच्छा नहीं रखते थे और गणतंत्र के खिलाफ राजनीतिक साजिशकर्ता के लिए। इनमें से कई नाजी पार्टी में शामिल हो गए। उनमें सबसे प्रमुख था अर्नेस्ट रोहम, जिला सेना कमान का एक स्टाफ सदस्य जो हिटलर से पहले जर्मन वर्कर्स पार्टी में शामिल हुए थे और जिन्होंने पार्टी के भीतर हिटलर के उत्थान को आगे बढ़ाने में बहुत मदद की थी। यह वह व्यक्ति था जिसने हिटलर द्वारा पार्टी के बैठकों की सुरक्षा करने, समाजवादियों और कम्युनिस्टों पर हमला करने और अपनी ताकत की छाप के लिए हिंसा का फायदा उठाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मजबूत हथियार दस्तों की भर्ती की थी। 1921 में इन दस्तों को औपचारिक रूप से रोहम के तहत एक निजी पार्टी सेना में संगठित किया गया था। रोहम बेवरियन सरकार से सुरक्षा हासिल करने में भी सक्षम था, जो व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थानीय सेना कमान पर निर्भर थी और जिसने उसकी कुछ आतंकवादी राजनीति। छोटी पार्टी के विकास के लिए परिस्थितियां अनुकूल थी और हिटलर उनका पूरा लाभ उठाने के लिए पर्याप्त रूप से चतुर था। जब वो पार्टी में शामिल हुए तो उन्होंने इस अप्रभावी पाया, राष्ट्रवादी और समाजवादी विचारों के कार्यक्रम के प्रति प्रतिबद्ध थे, लेकिन इसके आदेशों के बारे में अनुचित थे और इसके नेतृत्व में विभाजन था। उन्होंने इसका कार्यक्रम को स्वीकार किया, लेकिन इसे साध्य और साधन माना। उसका प्रचार और उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के कारण पार्टी के अन्य नेताओं के साथ मनमुटाव हुआ। हिटलर ने इस्तीफे की धमकी देकर उस पर अंकुश लगाने के अनेक प्रयासों का प्रतिक्रिया किया और क्योंकि पार्टी का भविष्य प्रचार को व्यवस्थित करने और धन प्राप्त करने की उसकी शक्ति पर निर्भर था, इसलिए उसके विरोधियों ने नरम रुख अपनाया। जुलाई 1921 में वो लगभग असीमित शक्तियों के साथ उनके नेता बन गए। सबसे पहले उन्होंने एक जन आंदोलन खड़ा करने और बैठकों के माध्यम से जिनके दशक जल्द ही मिट्टी भर से हजारों तक बढ़ गई। हिटलर के विचारों में असमानता शामिल थी। जातियां, राष्ट्र और व्यक्ति एक अपरिवर्तनीय प्राकृतिक व्यवस्था के भाग के रूप में, जिसने आर्य जाति मानव जाति के रचनात्मक तत्व के रूप में। हिटलर के अनुसार मानव जाति का प्राकृतिक इकाई थी वोल्क लोग, जिनमें जर्मन लोग सबसे महान थे। इसके अलावा उनका मानना था कि राज्य का अस्तित्व वोल्क के सेवा के लिए था। एक मिशन जो उनके लिए था वाइमर जर्मन गणराज्य। सभी नैतिकता और सत्य को इस कसौटी पर परखा जाता था। क्या वो वोल्क के हित और संरक्षण में अनुरूप था? संसदीय लोकतांत्रिक सरकार की दोहरी नीति थी। इसने व्यक्ति को समानता को मान लिया जो हिटलर के लिए अस्तित्व में नहीं था। पार्टी वोल्क से खींची गई थी और बदले में उसकी सुरक्षा थी का सबसे बड़ा दुश्मन। हिटलर के विचार में नाजीवादी जर्मन में
उदार लोकतांत्रिक नहीं था, जो पहले से ही पतन के कगार पर था। यह प्रतिनिधि वेल्टनर्स का मार्क्सवाद, जिसने हिटलर के सत्ता में आने का पता 1919 में चलता है, जब वह जर्मन वर्कर्स पार्टी में शामिल हो गया, जो नाजी पार्टी बन गई। अपने व्यक्तित्व, कौशल और प्रचार के उपयोग से वह जल्द ही इसके नेता बन गए। महामंदी के दौरान अशांति का फायदा उठाकर हिटलर ने देश भर में लोकप्रियता हासिल की और 1932 में वो राष्ट्रपति पद की दौड़ में दूसरे स्थान पर रहे। हिटलर के विभिन्न युद्धाभ्यास के परिणाम स्वरूप विजेता पॉल वन हिंडनबर्ग ने जनवरी 1933 में उसे चांसलर नियुक्त किया। अगले महीने रिचस्टैग में आग लग गई और इसने स्वतंत्रता की सभी गारंटी को खत्म करने वाला एक डिग्री के लिए एक बहाना प्रदान किया। फिर 23 मार्च को सक्षम अधिनियम पारित किया गया, जिस फ्यूहरर नेता के रूप में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया। हिटलर के पास क्षेत्रीय विस्तार के लिए एक प्रमुख महत्वाकांक्षा थी, जो काफ़ी हद तक जर्मन लोगों को फिर से एकजुट करने की उनकी इच्छा और लेवेनियम रहने की जगह प्रेरित थी, जो जर्मन लोग को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सैनिक रूप से सुरक्षित बनाने में सक्षम बनाती थी। ऐसे लक्ष्यों का जर्मन के भीतर कई लोगों ने समर्थन किया, जो वर्साई की संधि को कठोर शर्तों से नाराज थे, जिसने प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त कर दिया था। विभिन्न माध्यमों से वो 1938 और 39 में ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा करने में सफल। ऐसी घटना घटित होने पर सैन्य सहायता देना था। फिर 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया, जिसकी गारंटी फ्रांसीसियों और ब्रिटिशों ने ली थी। ऐसी घटना घटित होने पर सैन्य सहायता देने की वादा किया था। 2 दिन बाद दोनों देश ने द्वितीय विश्व युद्ध शुरू कर दिया। 2 दिन बाद दोनों देशों ने द्वितीय विश्व युद्ध शुरू करते हुए जर्मन पर युद्ध की घोषणा की। यूएसएसआर और जर्मनी के बीच युद्ध 22 जून 1941 को ऑपरेशन बारसो सोवियत संघ पर आक्रमण के साथ शुरू हुआ। प्रशांत क्षेत्र में युद्ध 7-8 सितंबर प्रशांत क्षेत्र में युद्ध 7-8 दिसंबर 1941 को शुरू हुआ, जब जापान ने पर्ल हार्बर अमेरिका नौसैनिक अड्डे पर पूरे एशिया में अन्य अमेरिकी, डच और ब्रिटिश सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला किया। त्रिपक्षीय समझौता। त्रिपक्षीय संधि के बारे में पढ़ें। हिटलर के आंतरिक घेरे का एक प्रमुख व्यक्ति जोसेफ गोवेल्स प्रचार मंत्री और एक उत्साही अनुयायी था, जिसे हिटलर ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में चांसलर के रूप में चुना था। हालांकि गोवेल्स आत्महत्या करने से पहले केवल 1 दिन के लिए इस पद पर रहे। हरमन गोरिंग भी उल्लेखनीय थे, जो नाजी पार्टी के नेता थे और जर्मन में नाजी पुलिस राज्य के प्राथमिक वास्तुकारों में से एक थे। हेनरिक हिमलर, जो हिटलर के बाद सत्ता में दूसरे स्थान पर रहे थे। जोआचिम वर्म विदेश मंत्री और विभिन्न संधियों के मुख्य वक्ता रहे। जैसे ही सोवियत संघ सेना बर्लिन के मध्य में दाखिल हुई, हिटलर ने 30 अप्रैल 1941 को अपने भूमिकंप बंकर में आत्महत्या कर ली। हालांकि उनकी मृत्यु की तारीख के बारे में कुछ अटकलें हैं, लेकिन यह व्यापक रूप से माना जाता है कि उन्होंने खुद को गोली मार ली। ईवा ब्रॉन, जिनसे उन्होंने हाल ही में शादी की थी, ने भी अपनी जान ले ली। इनकी इच्छा के अनुसार दोनों शवों को जला दिया गया और दफनाया गया। हालांकि लगभग तुरंत ही षड्यंत्र के सिद्धांत शुरू हो गए। ईवा ब्रॉन, जिनसे उन्हें हाल ही में शादी की थी, ने भी अपनी जान ले ली। उनकी इच्छा के अनुसार दोनों शवों को जला दिया गया, दफनाया गया। हालांकि लगभग तुरंत ही षड्यंत्र के सिद्धांत शुरू हो गए। सोवियत संघ ने शुरू में दावा किया कि हिटलर की मौत की पुष्टि करने में असमर्थ थे और बाद में अफवाह फैला दी गई वो जीवित था। हालांकि
बाद की रिपोर्टों के अनुसार सोवियत संघ ने उसके जले हुए अवशेष बरामद किए, जिनकी पहचान दंत रिकॉर्ड के माध्यम से की गई। हिटलर के शरीर को कब्र से निकालकर दाह संस्कार करने से पहले गुप्त रूप से दफनाया गया था और राख को 1970 में बिखेर दिया गया था।